and I know that you are doing a lot of work during this lockdown period and COVID-19, and this has given opportunity to us to interact on through webinar. Thank you so much, sir. Thank you so much for having all the viewers. Thank you so much for giving your time as well. I hope this session will add value to all of us. Yeah. Before I move to this other startup area, can you tell me something briefly about Startup Choupal, and in the scenario of this COVID-19, what they are doing, and how you are helping to the startups, and on that? Sir, though we know each other since long, so आपको तो स्टार्टअप चौपाल और मेरे बारे में सब कुछ पता है, बट व्यूअर्स के लिए मैं बताऊं कि स्टार्टअप चौपाल, जैसे मैंने ये वर्ड निकाला है कि गांव में चौपाल होते हैं, जहां पे गांव के लोगों की समस्या का पूरा समाधान मिलता है, नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम यू हैव. So in the same manner, we have created this Choupal for startups, where whatever problem you have, we are there to support you. तो एक लाइन में बोलूं तो ये we handhold startups from ideation to execution to funding and everything. और हमारी USP है H2H, heart to heart. We believe in heart to heart, that you know better. कि सारे स्टार्टअप्स के साथ जिनके साथ भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी डू. अब जब आपने दूसरी बात एक बहुत क्विकली में बताऊं, आपने कोविड के बारे में पूछा कि इस कोविड में, इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, तो एक बहुत देखो सर, क्या होता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं जब कंफ्यूज होते हैं ना, तो दे लुक अप टू इंक्यूबेशन सेंटर्स कि उनको हेल्प मिले. तो सबसे पहले जरूरी है कि जो इंक्यूबेशन सेंटर चलाने वाले लोग हैं, दे शुड बी वेरी मच अवेयर बिफोर गिविंग एनी ज्ञान, राइट. सो मैंने, जैसा आपने भी बताया मेरे इंट्रोडक्शन में भी, कि तो मैंने रेगुलर जब से लॉकडाउन हुआ, सारे लीडर्स से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से के साथ लाइव सेशंस किए, खूब रेगुलर रिसर्च किया और फाइंड आउट करने की कोशिश की कि पोस्ट कोविड एरा में क्या स्थिति होगी स्टार्टअप्स की, क्योंकि डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं. सो नाउ वी आर रेडी टू सपोर्ट स्टार्टअप्स फॉर पोस्ट कोविड एरा, एंड सो दिस इज व्हाट आई हैव डन इन दिस पीरियड एंड एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन. Mr. Sumit, there is a question always in the mind of students and their parents. I'm also as a parent. I have my son and daughter, both are engineer. The questions come to mind. Why they should go for startup. So I want to know from you, what motivates you to come to the startup incubation space. सर मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है, कई चीजें होती है ना, कई बार हमें हमारी स्ट्रेंथ पता होती है, कई बार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलती है. तो व्हेन आई वाज स्टूडेंट और जब मैं जॉब कर रहा था, सारी चीजें थी, तो एक चीज समझ में मेरे आ रही थी कि मेरी एक ही स्किल है जो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, बिकॉज हम बहुत पुराने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, नेटवर्किंग स्किल्स. आई कनेक्ट विद पीपल, राइट. सो जब मैं अपने स्टार्टअप किया था और मैं अपने स्टार्टअप में काम कर रहा था, जब मैं इकोसिस्टम में लोगों से जुड़ा, तो मैंने देखा देयर इज अ गैप. इसको आप कॉमर्शियलाइज करके नहीं कर सकते इंक्यूबेशन वाली चीज को. इसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा मेंटर्स के साथ भी, इन्वेस्टर्स के साथ भी, स्टार्टअप्स के साथ भी. और वो स्किल मैं देख रहा था कहीं ना कहीं काम आ रही है. तो माय नेटवर्किंग स्किल को जब मैंने एक्नॉलेज किया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग. एक ट्राई दिया पहले, जैसे हर स्टार्टअप्स के लिए सजेस्टेड है कि जब भी आप कुछ ट्राई करते हो तो एक टेस्टिंग करनी होती है आपको. एंड इट स्टार्टेड वर्किंग. आई वाज गेटिंग रिस्पॉन्स, आई स्टार्टेड गेटिंग पीपल. तो आज nationally, internationally, so many mentors, investors are totally connected, one WhatsApp message away. So many startups are working with us. तो ये चीज हो पाई, तो वो स्किल आपको पता चलती है, फिर आपको मजा आने लगता है. तो अगर आप सर बोलें कोई थंब रूल किसी के लिए तो नहीं, अपने स्किल को पहचाने और आपको एक मजा आना शुरू हो जाता है उस चीज में, और वही हुआ मेरे साथ. तो माई स्किल जो नेटवर्किंग की सिर्फ है सर, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्टअप चौपाल की भी बात करें आप, तो आई जस्ट स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट. और बाकी जो मेरे आसपास जितने लोग हैं, आप जैसे लोग जो सपोर्ट बने मेरे, उन्होंने उसको चलाया. so this is what motivates me every time कि इतने लाइफ्स को हम चेंज कर पा रहे हैं, इतने स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हैं. अगर मैं अपना स्टार्टअप चला रहा था तो मैं अकेला एक स्टार्टअप चला रहा था, आज कम से कम 20-25 स्टार्टअप में तो रेगुलरली इन्वॉल्व रहता हूँ मैं. So सुमित जी, आप ये कह रहे हैं कि that's your secret for success is your networking skill. नेटवर्किंग स्किल सर, अगर सीक्रेट ऑफ सक्सेस की अगर बात करेंगे आप, तो मैं 2
2-3 चीज और ऐड करूंगा, एंड दिस व्हाई आई एम एडिंग Okay. दिस जस्ट टू गिव मैसेज टू द व्यूअर्स, राइट, बिकॉज आई बिलीव देयर आर सो मेनी यंग व्यूअर्स, द स्टूडेंट्स, वेरी अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि एक तो नेटवर्किंग स्किल है जो मेरी स्किल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपका सक्सेस का पैरामीटर क्या होता है कि आप आज के जमाने में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब आप B2B B2C किसी के साथ आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ करेंगे तो नहीं चलेगा, राइट। आपको आपकी ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो हो वही दिखाओ, राइट। सो जैसे सर भी जानते हो, जितने भी लोग हैं, कहीं भी दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो दिखाएं, सामने वाला आपसे कनेक्ट होगा, आप कन्विंस करने के लिए फाइट ना करें। तो एक मेरा सीक्रेट ये है सर, अगर जो भी आप समझते हो कि मैं थोड़ा बहुत कुछ किया है, तो इट वाज ओनली बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू बी ऑथेंटिक एंड सिंपल। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलना चाहूंगा कि देखो, दो तरह के एसेट लोग क्रिएट करते हैं सर लाइफ में। एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इनटेंजिबल एसेट, राइट। टेंजिबल एसेट है पैसा, गाड़ी, ये सब, बंगला। इनटेंजिबल एसेट है लोग जो आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। और ट्रस्ट मी, ये इनटेंजिबल एसेट ही है जिसने इस कोविड वाले प्रॉब्लम में भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बचाए रखा, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर तैयार थे हमारे सपोर्ट में, हमारे मेंटर्स तैयार थे हमारे सपोर्ट में, सारे स्टार्टअप्स तैयार थे। तो ये जो नेटवर्किंग क्रिएट होती है, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है। तो जितने भी व्यूअर्स मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप सामान बेचने खरीदने से ज्यादा कोशिश करना कि पहले इनटेंजिबल एसेट को साथ साथ क्रिएट करो, क्योंकि बुरे वक्त में वो आपका सपोर्ट करते हैं और आपको गिरने नहीं देते हैं। सो सर, मेरा अगर थोड़ा बहुत भी कुछ फैक्टर है तो ऑथेंटिसिटी, सिंपलिसिटी, और मेरा H2H अप्रोच जो हार्ट टू हार्ट वाला बोला मैंने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माय इंटेंजिबल एसेट्स। Excellent. Thank you very much. That's very detailed you have explained. And we are not only networking and also is the heart to heart. Thank you very much. Uh, it will be very important for my all viewers. राइट Now, I'm going to one more very fundamental question. It is जी because when I joined DIT University, जी when I interacted with a lot of students, they want to राइट know what जी should be the purpose of startup. Top सर, two purpose. जी जी जी, टॉप टू सर, मैं बताऊं कि इसके कई लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, बट जितना मैंने Yeah. रिसर्च किया, जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, दो ही वजह है स्टार्टअप करने के। एक तो है टू गिव सॉल्यूशन टू योर कस्टमर्स, जो भी आपका मार्केट सेगमेंट है उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे रहे हो जो उनको एम्पावर कर रहा हो, राइट, जैसे उनकी लाइफ को आसान बना रहा हो। एंड सेकेंड, क्रिएटिंग एसेट फॉर योर स्टेक होल्डर्स। अब लाइफ आसान बनाते रह गए और आप ही खुद खत्म हो गए तो नहीं हो सकता। देन यू हैव टू अर्न मनी, देयर शुड बी अ बिजनेस मॉडल, देयर शुड बी रेवेन्यू मॉडल। आपके इन्वेस्टर्स को कैसे आप आगे बढ़ा पाते हैं। तो मैं जो बेसिक दो आपने पूछे हैं तो वही है, एक तो जो भी आपका मार्केट सेगमेंट है, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, उसको आप सॉल्यूशन दें, उनको एम्पावर करें। एंड सेकेंड, क्रिएट एसेट फॉर योर सेल्फ एंड द स्टेक होल्डर्स, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके एसेट क्रिएट हो सके। दिस इज ओनली Yeah. एंड ओनली टू, उसके लिए सारी स्ट्रेटेजी बनानी है अपने को Good. सर। Thank you. Uh, See, that's another question comes to my mind is that in society, why we need the startup? We have the entrepreneurs, we have the big companies, right? Where a student go and get a good salary and he enjoyed that, and he have got a good status in society. So, what do you think? Why we need startup in our society? सर, इसके मैं दो आंसर दूंगा। एक तो आंसर ये है कि देखो, सोसाइटी में स्टार्टअप्स इस चीज है कि स्टार्टअप्स जो होते हैं वो ऐसे, एक स्टार्टअप का डेफिनेशन है कि गिविंग सॉल्यूशन, इनोवेटिव सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, राइट। स्टार्टअप का डेफिनेशन यही होता है। आप एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हो सकते हैं। अगर आपने एक शॉप भी स्टार्ट किया तो यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ बिजनेसमैन। लेकिन जब स्टार्टअप की जो चलन में बात आई ना, वो इसलिए आई कि आप इनोवेटिव सॉल्यूशन देते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि पहले भी टैक्सियां चलती थी, राइट। पहले ऐसा नहीं है कि टैक्सियां नहीं चलती थी, बट उनको बुक करना, ये करना एक चैलेंज था सोसाइटी में। तो ये जो लोग स्टार्टअप वाले लोग आए, ओला, उबर, इन्होंने क्या किया, हमारी लाइफ को आसान किया, उसी चीज को ऑर्गेनाइज किया। वो पुष्पक विमान धरती पे लेके नहीं आए, बट हमारी लाइफ को आसान किया, वही उसको ऑर्गेनाइज करके। इन द सेम मैनर मुझे लगता है कि एक तो इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आना, और दूसरा मैं एक दूसरा एस्पेक्ट देता हूँ सर, नेशनल लेवल पे। आपको देखो, इंडिया की पॉपुलेशन आप देखें, राइट, और एम्प्लॉयबिलिटी देखें आप कि रेशियो क्या है, राइट। गवर्नमेंट चाहे भी तो एम्प्लॉयबिलिटी लेके कहाँ से आएगी। तो दूसरा मैं एक ये एस्पेक्ट देता हूँ कि अगर जितने ज्यादा स्टार्टअप होंगे उतने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, राइट। मैं कभी ये नहीं बोलता कि जॉब करने वाले खराब होते हैं और एंटरप्रेन्योर्स अच्छे होते हैं। दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर्स जॉब करने वाले नहीं है तो एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो सकते। तो इनके बिना Yeah. ये नहीं और इनके बिना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, राइट। सो
जितने ज्यादा स्टार्टअप्स आएंगे इनोवेटिव आइडिया के साथ और काम करेंगे, उतने लोग उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, तो एक एम्प्लॉयबिलिटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये दो चीजें हैं, एक तो सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन इनोवेटिव देने के लिए, और दूसरा ये है कि अपने गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए। बहुत जरूरी है कि कमाल का, बस मजे के लिए नहीं, मजे के लिए नहीं, वो मैं आगे बात करूंगा आपसे सर। So you are answering my lot of questions which I have in my mind to ask you. You are already given a lot of question answers. Okay, I have been interacting with some of the faculties, and I'm talking to them, and just have the question: why faculty should have the startup? Because they feel, okay, my job is to teaching and guiding and mentoring the student. What is there for faculty to have the startup? सर दो चीजें हैं यहाँ पे ना, फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों की बात करूंगा मैं। तो देखो क्या होता है कि सबसे पहली बात मैं फैकल्टीज ही करता हूँ। कॉलेज में, एक कॉलेज क्या है, एक फैक्ट्री है जहाँ से एंटरप्रेन्योर्स निकल के आते हैं। आप आईआईटीज की बात करें, आप आईएम्स की बात करें, मैं उसको एक फैक्ट्री बोलता हूँ। आज आपके जो स्टूडेंट्स कितने देख रहे होंगे, कमाल का आइडिया होगा उनके पास और कुछ करना चाह रहे होंगे, लेकिन जब वो आइडिया आता है उनके दिमाग में, तो पहला कौन होता है इंसान जिससे जाके वो बात कर सके, तो उनके फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। सुमेश श्रीवास्तव नहीं मिलेगा, सुमेश श्रीवास्तव सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में आएगा उनके सामने। पहले वो उनके पास जाएंगे, टीचर्स के पास जिनसे वो कनेक्ट करते हैं, और उनसे बातचीत करके, सर ऐसा कुछ आइडिया है। अब वो टीचर, मैं ये नहीं कहता वो स्टार्टअप करें या कुछ करें, लेकिन जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, अगर वो इकोसिस्टम को, स्टार्टअप की दुनिया में इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो समझेंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। सर आई हैव पर्सनली सीन इन कॉलेजेस, बच्चे जाते हैं, मैं मीडियोकर कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे जाते हैं स्टार्टअप का आइडिया लेके, तो टीचर से बोल देते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूँ, टीचर से बोल देते हैं कि पहले अटेंडेंस देख अपनी, राइट। सो बच्चा डिमोटिवेट सा हो जाता है, फिर बुरा लगने लगता है उसको। तो मेरा पॉइंट है कि मैं ये नहीं कहता कि आप स्टार्टअप करें, उस पे मैं दोबारा बाद में आऊंगा। पहले मैं ये कहूंगा, सबसे पहले आप फैकल्टी मेंबर्स से, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, इस सिस्टम क्रिएट करें कि फैकल्टी मेंबर्स अवेयर रहें, और 100% फैकल्टी मेंबर्स नहीं हो सकते, जिनमें वो एक्विपमेंट है वो लोग अवेयर रहें कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी फेसबुक जियो के साथ, आज का न्यूज है कि फेसबुक जियो के साथ इन्वेस्ट करके लेके आ रहा है सुपर ऐप, तो एक अलग लेवल का स्टार्टअप होने जा रहा है, और वो ऐतिहासिक होगा, और इस कोविड के टाइम में। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये सब चीज वो जानेंगे ना, तो वो रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि स्टार्टअप करने से पहले उनको अवेयर होना सबसे पहले फैकल्टी मेंबर को बहुत जरूरी है, वरना स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकना पड़ता है, बाहर बाहर के इंक्यूबेशन सेंटर में, कहीं लिंक्डइन पे सुमेश श्रीवास्तव को ढूंढ रहे हैं, कहीं किसी को ढूंढ रहे हैं। वो फर्स्ट लेवल प्रॉब्लम तो कॉलेज में सॉल्व हो जानी चाहिए उनकी, उसके लिए फैकल्टी मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके इनोवेशन सेल में भी जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फैकल्टी मेंबर्स, राइट। तो एक तो ये कि उनको होना जरूरी है। दूसरा क्या है कि मैं स्टूडेंट्स की बात करूं सर, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि स्टार्टअप क्यों करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ, और फैकल्टी मेंबर्स के लिए बोल रहा हूँ, कि आप स्टार्टअप सिर्फ अपना बिजनेस करने के लिए नहीं कर सकते। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट बोलता हूँ मैं एंटरप्रेन्योरशिप को। तो आप इंट्राप्रेन्योर की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आज सर आप सिर्फ जॉब करने के हिसाब से अगर डीआईटी में बैठे रहे, मैं उमेश सर की बात कर रहा हूँ, तो चुपचाप बैठ सकते हैं, अपना थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। जो आप ये पेन ले रहे हैं मेरे साथ बैठ के 1 घंटा डिस्कशन करने का, मेरे साथ इतने फॉलोअप्स किए, अपने इतनी बातचीत की, सो क्या है कि आप उस समझ रहे हो कि ये इनोवेशन सेल है, ये आपका है, एंड यू हैव टू रन दैट, एंड यू हैव टू मेक इट बिग। आप रेगुलर डिस्कशन करो, मेरे से कितना डिस्कशन किया आपने इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट ये है कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, बिकॉज यू आर हैविंग एन इंट्राप्रेन्योर क्वालिटी, राइट। वो नहीं रहेगा तो आप इसको चला ही नहीं पाएंगे। तो मेरा पॉइंट है कि टीचर्स में अगर इंट्राप्रेन्योर की क्वालिटी आ जाएगी, तो वो कॉलेज को अपना समझेंगे, स्टूडेंट्स को अपना टीम मेंबर समझेंगे, इंस्टेड ऑफ फिर वो 10 से 5 वाले टाइमिंग में नहीं देखेंगे। तो उन्हीं को देख के बच्चे इवॉल्व होते हैं, क्योंकि दे वर लीडिंग बाय एग्जांपल्स। तो टीचर्स की तो बात ये हो गई कि उनको इन्वॉल्व रहना चाहिए। मैं नहीं जानता, अच्छा कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और मैं सर बता दूं आपके इस थ्रू, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ उस क्वेश्चन पे, क्योंकि बड़ा Please, ये please. है कि आने वाले टाइम में अभी क्या होता है कि कॉलेजेस में होता है कि किस टीचर ने कितना रिसर्च पेपर लिखा है, राइट। मैं ट्रस्ट में आज इस अगर फैकल्टी मेंबर्स देख रहे हो तो उनको बता दूं कि आने वाले टाइम में रिसर्च पेपर की वैल्यू रद्दी के जितनी होगी, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखना एक कागज पे है, उसका कुछ ना टेंजिबल कुछ हुआ कि नहीं मार्केट में नहीं पता होता। पेटेंट और आईपी का टाइम आ रहा है कि आपके पास कितने पेटेंट्स हैं, और पेटेंट लेने के लिए कुछ टेंजिबल हुआ होना जरूरी है ग्राउंड पे, राइट। सो वो आपकी, आप अगर इस टीचिंग में भी लाइन में भी रहना चाहते हैं, तो आने वाले 1-2 साल में आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे अगर आपके पास 2-4-5, अभी तक तो रिसर्च पेपर पीएचडी ये सब चल जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में इफ यू डू नॉट हैव पेटेंट्स,
इनके पास 2 पेटेंट, इनके पास 4 पेटेंट, पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग। आप मणिपाल वगैरह ही देख लें सर, यू हैव बीन देयर। सो कई लोग हैं जो पेटेंट वगैरह पर काम तेजी से कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है। तो जो विजनरी हैं, अपने आप को 2-4 साल बाद रखना चाहते हैं, वो काम करेंगे उस पे। तो मुझे लगता है कि रिसर्च पेपर जो भी आप इनोवेटिव काम कर रहे हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स, कोशिश करें कि पेटेंट की तरफ जाएं। अभी 26 तारीख को ही सर आपके ही फ्रेंड हैं, आप जानते हैं अमित सिंघल, राइट? अमित सिंघल, यू नो हिम वेरी वेल। सो वो Yeah. इंटरनेशनल आईपी डे, इसी चीज के लिए अवेयर करने के लिए 26 को इंटरनेशनल आईपी डे तो इवेंट कर रहे हैं। मैं कनेक्ट Okay. करूंगा सर आपसे, और आप Oh, sure. कोशिश करेंगे लोगों तक पहुंचे, जस्ट टू मेक पीपल अवेयर कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती जा रही है। और कुछ दिनों बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि वो पेटेंट होना, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ काम करने के बाद इनोवेटिव तरीके से काम करना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन फॉर फैकल्टी मेंबर्स टू वर्क ऑन दैट। अब मैं जल्दी से स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, जो स्टूडेंट्स सोचते हैं, तो कुणाल शाह एक बहुत बड़ा थिंकर है, स्पीकर है, फ्री चार्ज का को फाउंडर है। उसने बोला है कि हर स्टूडेंट को अपने करियर में एक स्टार्टअप पे काम करना ही चाहिए। स्टार्टअप चले या ना चले, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी 5 गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि एक बिजनेस को रन करने का पेन क्या होता है। फिर आप जिस कंपनी में जाएंगे, उस कंपनी को आप अपने कंधों पे चला रहे होंगे। तो इसीलिए जितने भी बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, उसको बिजनेस मॉडल की तरह बनाओ। ये नहीं कि प्रिंट आउट निकाल के और लैब में डाल दिया। मेक इट, और उसमें सपोर्ट लो आप। इनोवेशन सेल का उमेश सर हैं, इतने लर्नेड इंसान वहां पहुंच गए हैं आपके पास। तो दिस इज इट सर फॉर दिस। आई होप आई एम एबल टू Thank, कन्वे द मैसेज। thank you, Sumit. That let me share with you. I've been other side of all the time. I've been in the जी, industry, and I've been going to various universities, IITs, IIMs, all the various top universities. of course. I have Yes. been evaluating the students, and in my HR interview was happened for 1 hour. जी, For the अच्छा। one student. Okay, so that you rightly said that we were not looking for the technical skill. I was looking for entrepreneurship skill. How much the people skill you have? Can you manage my business? Totally. Right. So that was the quality I was looking for. And I Super. will also want to update you that we are working on the IPR sale as well. We have developed our Oh, IPR sale, and we also come up with the policy of IPR. And today in the academic council in the morning has been approved our IPR policy. And we have wonderful. made, and Wonderful. we Many, many have also, congratulations, sir. thank Many, you, many sir. congratulations. And thank you. And we are also make the target for the 50 patents for this year for in the DIT University. So DIT University is working on that time. We have a lot of support from our faculties, members, and also from the lot of research scholars. बस तो आपने Okay, आपने now मेरी बात को अप्रूव कर दिया आपने फिर। oh, thank you, sir. That's we are working on the same page. Perfect. Okay, I'm getting a lot of questions from the people. They want to know quickly how to plan the startup at this stage when there is the lockdown and post Corona COVID-19. How they should plan the requirement of startup. सर ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है। ये सबके दिमाग में चल रहा है, बट ट्रस्ट मी, मेरा बहुत सिंपल इसका आंसर है कि प्लानिंग जो होती है ना स्टार्टअप करने की, वो प्री कोविड में, पोस्ट कोविड में चेंज नहीं होगा। सेगमेंट Right. कौन सा बूम करेगा, बर्स्ट करेगा, वो एक है जिसमें हम बात कर सकते हैं। लेकिन प्लानिंग जो है ना, हमेशा स्टार्टअप को कोई ना कोई सॉल्यूशन देना पड़ेगा, कोई ना कोई टारगेट होगा जिसको वो सर्व कर रहे होंगे, कोई सामान, सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे होंगे और पैसे कमा रहे होंगे। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। तो एक प्री कोविड, पोस्ट कोविड प्लानिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लानिंग विल बी सेम। बट कुछ चीजों के लिए अवेयर रहना आपको पड़ेगा, बहुत जरूरी, कि वो जब मार्च के पहले, मैं ही अपने स्टार्टअप, जितने इन्वॉल्व है हमारे साथ स्टार्टअप, उनकी बात करूं, मार्च के पहले जो हम उनसे बातें करते थे और मार्च के बाद अब जो हम बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं, लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो चुका है। पीपल अब जो भीड़ में लोग एक जगह मिलेंगे नहीं। लोग जब तक वैक्सीनेशन नहीं कोविड का आ जाता, तब तक ना हम लोग नहीं मिलना चाहेंगे। हम इसी तरह से बात कर रहे होंगे जैसे अभी बात कर रहे हैं। मैं ट्रेवल करके ट्रेन से, बस से या फ्लाइट से नहीं आऊंगा देहरादून, और कोई भी नहीं आएगा, चाहेगा नहीं आना। तो पॉइंट ये है कि Right. ये जो बिहेवियर चेंज हुआ है ना, इसकी वजह से कई प्रोडक्ट टूर, अब जो लोग ट्रेवल और टूरिज्म में प्लान कर रहे थे मार्च के पहले तक, उनको अब हम स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे, और उनको भी पता है कि आने वाले टाइम में उनको भी 1-1.5 साल कमर सीधी करने में लगेगा। पीपल, जब तक ये नहीं होता तब तक हम में से आप खुद ही सोचो कि कौन लोग हैं जो घूमने के लिए जाएंगे, होटल्स में रुकेंगे। तो पॉइंट एक डायनेमिक्स चेंज हो चुकी है, ये समझ है। दूसरा, जब भी आप स्टार्टअप पहले करते थे ना, तो आज भी और पहले भी ये रेलेवेंट नहीं था, बट जो भी यंग चूंकि फाउंडर्स हैं, आप फंडिंग की सोचते थे।
फंडिंग फर्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी बाद में। आज अब तो पहले भी सुधर गई थी चीजें, बट अब तो इतना स्ट्रिक्टली हो गया है सर, मैं आपको बताऊं कि अब अगर आपको ना सरवाइव करने के लिए और बर्न करने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, वो मैं आगे बात करूंगा आपसे इस पे। सरवाइव करने के लिए उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे सिर्फ स्केल करने के लिए, यानी कि बूटस्ट्रैप करके और एक अलग लेवल पे लेके जाना। सो जो क्वेश्चन आपका स्ट्रेट है उसका आंसर मैं ये दूंगा सर कि प्लानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, और प्लानिंग करने के लिए आपको करना ये होता है कि जब तक आपको ये आइडेंटिफाई ना हो जाए, सबसे पहले मजे मजे के लिए आप स्टार्टअप ना करें। कभी भी आप ये अगर सोचते हैं कि भाई स्टार्टअप करने वालों की लाइफ आसान होती है, अपनी मर्जी से ऑफिस जाओ, अपनी मर्जी से आप किसी के अंडर काम नहीं करते, अपने बॉस होते हैं, ये झूठ है, राइट? ये बिल्कुल झूठ है। यू आर द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ योर स्टार्टअप, ये माइंडसेट के साथ चलना पड़ता है। सुमित श्रीवास्तव इज फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्टार्टअप चौपाल, बट सुमित श्रीवास्तव इज द फर्स्ट एम्प्लॉय, और उसको वो सारे रूल्स मानने हैं जो अपने एम्प्लॉय से वो चाहता है कि माने। अगर वो लेट होता है मीटिंग में तो उसको भी मैसेज करना है पहले अपने साथ वाले अपने जूनियर्स को कि मैं लेट हो रहा हूँ, सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो जाके वो आई विल बी लीडिंग बाय एग्जांपल, देन आई एम अ लीडर, राइट? सो मेरा ये कहना है कि जिनको ये लगता हो कि भाई ऐसे होता है तो वो तो बिल्कुल ना करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सबको स्टार्टअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो करें वो ये ध्यान रखें कि जब तक आपको सही प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता, और जब तक आपको मार्केट पता नहीं चल जाता कि इसका आइडेंटिफाइड मार्केट कौन है, और जाके आप उनके साथ एम्पैथाइज नहीं करते, यानी उनके साथ थोड़ा बातचीत करके देखते नहीं, आप मन में सोचते रहो कि मैं बहुत कमाल का प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, और तो पैसे लगा दिए आपने, तैयार कर लिया, मार्केट में गया तो लोगों को उसकी जरूरत ही नहीं थी। एक रिसर्च कहता है कि 47% स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो जाते हैं कि बनने के बाद, तैयार होने के बाद जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट को उनकी जरूरत ही नहीं होती। तो इसीलिए Yeah. आप ध्यान रखें कि पहले स्टार्टिंग में आपको अभी मैं आगे इस बारे में और डिटेल में बात करूंगा सर, बट ये अभी के लिए यही है कि प्लानिंग के सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर सॉल्यूशन, एकदम स्ट्रक्चर ये है कि क्या प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, क्या सॉल्यूशन आपने दिया है, किस मार्केट के लिए दिया है। आप वो मार्केट से पूछ के वेरीफाई कर लें कि क्या वाकई ये सॉल्यूशन है या आपके मन का फितूर है। अगर वो कस्टमर बोल देता है कि हाँ ये सॉल्यूशन देगा, तब उसका प्रोटोटाइप बनाया, ये नहीं पूरा प्रोडक्ट बना लिया पैसा लगा दिया, प्रोटोटाइप बना के लेके जाए कि क्या जो आपने बोला था वैसे ही सॉल्यूशन दे रहे हो आप। और अगर वैसे ही सॉल्यूशन दे रहे हो और सब प्रॉपर फीडबैक मिल गया, 100 लोगों के साथ, 100 कस्टमर्स के साथ, 50 के साथ हमने वेरीफाई कर लिया, पिवोट कर लिया, उसके बाद बड़े लेवल पे स्केल करो, आपको फंडिंग भी मिल जाएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। Yeah. सो दिस इज द आंसर ऑन प्लानिंग। Oh, thank you very much, सुमित जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एज ए सीईओ हैज टू वर्क मोर देन एन एम्प्लॉय, एंड ही हैज टू वर्क फॉर मोर एंड मोर आवर्स, and he has to work in the night and day, and he is more responsibility he has. Okay, that's a one you were also mentioning, but there's a one debate is always happening. To becoming a successful for a startup, is necessary to have a failure, or if it is necessary to have a failure, sir, there's a two question on that. If there is necessary to be a failure, then if suppose I have the startup that failed, how I should convert into the success? सर सबसे पहले मैं बताऊं कि जरूरी है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, राइट? लेकिन इस दुनिया में ये डिफॉल्ट है फेलियर, ये मैं जानता हूं। तो अगर कोई कोई भी इंसान, सर आप इतने सीनियर हैं, आप बताएं कि आप बोल सकते हैं कि मैं जिंदगी में फेल नहीं हुआ, डू यू वेरी मच सक्सेसफुल टुडे, बट यू कैन नॉट। तो दुनिया में ये डिफॉल्ट है, फेलियर तो गिवन है। तो इसको कोई भी ये बोले कि जरूरी है कि नहीं है, तो आप माइंडसेट रखोगे फेलियर तो आना ही है, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म में, तो वो आना ही है ना। क्वेश्चन इज कि फेलियर आने से क्या होगा, उसका हमारा रिएक्शन क्या होगा, वही हमारी लाइफ चेंज करेगा, राइट? सो ज्यादा टाइम नहीं है, बट मेरी लाइफ में अगर मैं जाऊं तो मैंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, जब मैंने जॉब छोड़ के स्टार्टअप किया 2011 में, इतने एक्सपेरिमेंट्स किए कि सब लोग मेरे आसपास के टेंशन में आ गए कि करना क्या चाहता है अपनी लाइफ में ये, राइट? बट मैं कर रहा था तो मुझे पता था मुझे क्या करना है, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था मामला। जब मैं कुछ करने की तो उल्टा दाव पड़ जाए और मैं पूरा धड़ाशायी, पूरा जमीन पे। तो पॉइंट ये था कि उस चीज ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया सर कि मुझे हल्का लगने लगा मामला, मुझे लगा कि इसको फेस किया जा सकता है, दुनिया नहीं खत्म हो जाती। तो जो फेलियर Yeah. जिसने टेस्ट नहीं किया होता, उसको ना जब थोड़ा सा भी धक्का लगता है ना, उसको लगता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और जिसको फेलियर झेला हुआ होता है उसको आसान हो जाती है उसकी लाइफ, फिर उसको ना बड़े बड़ी चीजों में वो मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटी होती है सर इमोशनल स्टेबिलिटी, राइट? आज मेरी कोई Yeah. तारीफ करता है तो मैं खुशी से पागल नहीं होता, और कोई किसी रीजन से मेरी बुराई करता है तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाता, क्योंकि मुझे मेरी औकात और हैसियत पूरी तरह पता है, एंड आई एम ऑलवेज कूल। और सर आप हमेशा मेरे से मिले, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई टेंशन स्ट्रेस में हूँ, आई एम ऑलवेज हैपनिंग, ऑलवेज जस्ट बिकॉज। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं आता, बट प्रॉब्लम ये है कि आएगा ही, वो तो गिवन है, और ये मैं अपने दिमाग को बता चुका हूँ। तो सर ये गिवन है और ये लाइफ में आएगा ही, राइट? इसका कुछ नहीं कर सकते। बट जब ये फेलियर्स आते हैं तो
क्या होता है कि हम कुछ मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से फेलियर्स आते हैं। तो मिस्टेक करना बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमारा राइट है, राइट? लेकिन सेम मिस्टेक को रिपीट करना डिजास्टर है। Yeah, तो कई लोग absolutely जो right. फेलियर कहते हैं ना, फेल हुए बर्बाद हो गए, वो क्या सेम गलती को रिपीट करते, करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाते और इसीलिए वो वहीं रुक जाते हैं। और जो कुछ समझदार लोग होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं फेलियर के बाद, वो क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और अब जमाना में जितने यंग मेरे जो यंग ब्रिगेड देख रहे हैं, अगर देख रहा है इस वीडियो को तो, हमारे कॉन्वर्सेशन को, तो मैं उनको बोलूं कि हमारे टाइम में मैं 2009 में मैंने एमबीए किया था, राइट? अब आप लोग कर रहे हो 2020 में, तो देखो गैप कितना हो गया। हमारे और सर के टाइम, सर थोड़ा मेरे सीनियर, थोड़ा सा ही मेरे से सीनियर है, Right. दो दो वी आर फ्रेंड्स। तो सर जो है, सर के टाइम में थोड़ा सिनेरियो और अलग था। तो मेरा पॉइंट ये है कि आज स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है। तो सर के टाइम में था कि गलती करो, एक दो गलती करो, कोई बात नहीं। मेरे टाइम में था कि गलती करो, गलती से सीख जाओ। आज टाइम हो गया कि दूसरे ही गलतियों से सीख जाओ तो बेटर है। And that's why there are people like me, sir, and other people to mentor you, guide you. हमारे टाइम में मेंटर वेंटर का वो हिसाब किताब और इंक्यूबेशन का था नहीं। Yeah. तो आज ये क्यों है? क्योंकि ये जो बंदा बैठा है, इंक्यूबेशन सेंटर चला रहा है, सुमित श्रीवास्तव, या ये जो इनोवेशन सेल के हेड है यहाँ पे बैठे हुए, ये लोग टेस्ट कर चुके हैं। इनसे अगर कॉन्वर्सेशन कर लोगे और इफेक्टिव लिसनिंग कर लोगे, तो वो पता चल जाएगा कि सुमित श्रीवास्तव ने ये मिस्टेक की थी, वो मुझे नहीं करना। तो आज आपके पास टाइम कम है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं डरा नहीं रहा, अवेयर कर रहा हूँ। इसीलिए आप अभी कोशिश ये करें, गलती हो सीख जाएंगे, उससे कोई बात नहीं, बट कोशिश ये करना, जो स्मार्ट इंसान वही आगे बढ़ेगा अब, जो दूसरों की गलतियों से सीख जाए, तो दूसरों के फेलियर से सीख ले कि ये इसके रीजन से होता है। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं सर, जस्ट टू ऐड दिस, इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं किसी भी स्टार्टअप को कि जब भी तुम कोई स्टार्टअप करने जाओ तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करो और पता करो। और ये टफ है लेकिन बहुत जरूरी, पता करो कि कितने स्टार्टअप इस फील्ड में आए थे, कितने चल रहे हैं और कितने फेल हुए। जो चल रहे हैं क्या रीजन है कि वो चल रहे हैं, और जो फेल हो गए उनका क्या रीजन है कि वो फेल हो गए। ये एक्सेल शीट सबसे पहले हम अपने स्टार्टअप से चाहते हैं कि वो भरें। उससे क्या होता है Right. कि हम सब एक पेज पे आ जाते हैं कि क्या क्या नहीं करना है, राइट? Yeah. और उसके बाद ऐड कर पाते हैं वैल्यू को। सो दिस इज व्हाई आई बिलीव ये डिफॉल्ट है, और फेलियर को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए हम सबको। इट मेक्स अस वेरी वेरी स्ट्रांग। Oh, thank you. The lot of questions are coming now. Sanjay is asking, what is the जी, success factor for a startup? देखो सक्सेस फैक्टर एक लाइन में मैं बोलूँ ना संजय, तो ऐसे Hmm. तो कहने के लिए बहुत सारे सक्सेस फैक्टर हो सकता है कि आपने बहुत बड़ी कंपनी बना ली, बहुत रेवेन्यू हो गया, आपने स्केल कर लिया, फंडिंग ले ली, वगैरह वगैरह। मेरा तो एक ही मानना है कि जब आपका कस्टमर आपका मार्केटिंग करने लगे ना, दैट इज योर सक्सेस, राइट? Oh, जैसे correct. आज मेरे इंक्यूबेशन की बात करूं, मेरे इंक्यूबेटर में अगर कोई स्टार्टअप है और वो दूसरे से बोलता है कि सुमित सर के पास चलो, ये फैक्टर है मेरे सक्सेस का। आप कोई सर्विस देते हो और आपका कस्टमर जो यूज कर रहा है वो दूसरे को बोल रहा है कि संजय के प्रोडक्ट को यूज करो, देन दिस इज सक्सेस का पैरामीटर। तो मुझे तो सिंपल यही समझ में आता है, बाकी सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। सक्सेस का स्टार्टअप का पैरामीटर ये है कि आपका कस्टमर आपका मार्केटिंग करने लगे, आपको पैसे देके लोग हायर न करना पड़े मार्केटिंग के लिए। सो दिस इज द फैक्ट, यू नो, की ऑफ इंडिकेटर आई गेस। वेरी गुड। सुमित, आपने बहुत छोटे में और बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जी थैंक यू वेरी मच। नाउ दस lot of startups, people want to start, you want to be, they want to be a CEO, जी right? So what do you think, what should be top two quality of a CEO who want to जी start own a startup? Top two quality, because you have been the CEO, you are heading the incubator, you are a startup CEO also, so you know better. Can tell us the viewers two qualities. सर, कई बातें इसमें की जा सकती है, बट टॉप की दो बातें आपने की है ना, तो इसके मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि दो बातों में बहुत शॉर्ट में मैं बोलूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक सीईओ के लिए क्लैरिटी होना, क्योंकि सीईओ एक इंजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एंड दैट यू नो बेटर, यू हैव बीन सीईओ सर, सो यू नो दैट Yeah. वी आर द इंजन एंड पीपल लुक अप टू अस। जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे साथ काम करने वाले जितने लोग हमसे जुड़े हैं ना, वो हमको देखते हैं कि इस टाइम में सुमित क्या कर रहा है, इस टाइम में क्या कर रहा है, वो मन ही मन देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्लैरिटी होना कि हम क्या कर रहे हैं बहुत जरूरी है, और वो क्लैरिटी हमारे कम्युनिकेशन में आना चाहिए। और तो दो चीजें मैं समझता हूँ सर, एक तो अपने दिमाग में क्लैरिटी और एक क्लियर कम्युनिकेशन स्किल। ये दो चीजें Yeah. आपके पास है ना, यू विल बी कीपिंग योर कस्टमर्स इंटैक्ट, यू विल बी कीपिंग योर एम्प्लॉयज इंटैक्ट। ऐसे बुरे बुरे दौर में भी जब एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है ना, जो कमाल के सीईओज हैं, वो अगले 3 महीने बिना सैलरी दिए अपने एम्प्लॉयज को रोक पाएंगे सबको। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि उनको क्लैरिटी है कि 3 महीने बाद की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, उनको क्लैरिटी है, और उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन है अपनी टीम के साथ।
कुछ भी छुपाया Yeah. नहीं उन्होंने कि ऐसे वैसे। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि अगर 2 की बात करें सर, ऐसे तो बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन 2 अगर मेरे से आप पूछते हैं तो मैं बोलूंगा, एक तो प्रॉपर दिमाग में क्लैरिटी की व्हाट यू आर अप टू, एंड सेकंड प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल टू योर क्लाइंट्स, टू योर कस्टमर्स, टू योर stakeholders and team. So this is, I Yeah. believe, the best 2 qualities you should have. Oh, great. One of the CEOs asking me, in post lockdown, how he should जी select his team, because सर now it's going to be जी much more difficult, because paying the employee is going to be tough, cash is going to be tough. So he's asking how I should select my team now. जी ये सर एक तो मैं इसका जनरलाइज आंसर देता हूँ, एक पोस्ट कोविड के बारे में आंसर देता हूँ उसका। जनरलाइज आंसर है, किसी भी सीईओ को या किसी को टीम बनाना होता है ना, तो इसमें कोई थंब रूल कोई बोले तो नहीं है सबसे पहले, राइट। लेकिन सो थंब गट फीलिंग इसमें बहुत काम करती है। जैसे मैं सर आपसे जैसे मिला और हम एक बार मिले, थोड़ी देर हमने बात की, तो एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जिससे ना एक कंफर्ट फील होता है कि वी कैन डू समथिंग टुगेदर। सो Yeah. ये एक फीलिंग आएगी किसी भी इंसान के साथ, और इसमें गलती भी हो सकती है, उसके भी चांसेस है। गट फीलिंग हमेशा सही नहीं होती, बट मेजॉरिटी तो मैं तो मानता हूँ गट फीलिंग काम करता है। बट सर पता है, बीइंग अ सीईओ चैलेंज ये नहीं है अच्छा टीम बनाना। बीइंग अ सीईओ सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक टीम अच्छी हो गई ना, उसको रोक के रखना, रिटेन करके रखना। Yeah. दिस शुड बी, और इसलिए मैंने बोला कि वो क्लैरिटी और कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैलेंज अच्छा टीम, तुम लोग आ जाएंगे। तो एक बड़ा सिलिकॉन वैली में एक बात कही जाती है और मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, ये थोड़ा रूड हो सकता है, कि कहा जाता है कि हायर स्लो, स्टार्टअप के लिए कहा जाता है कि हायर स्लो फायर फास्ट, राइट। Yeah. आपकी गट फीलिंग से आप चले हो, आप जल्दी जल्दी लोगों को हायर मत कर लो, ओवरहेड मत बनाओ। गिन के लोगों को जो जरूरत भर, जैसे लगता है कि जरूरत है, लोगों को हायर करो। और जैसे ही समझ में आ गया कि ये बंदा बर्डन हो गया है एंड ही इज नॉट डिलीवरिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टुवर्ड जो कमिटमेंट था इसका, तो यू कैन फायर फास्ट। उसमें आप कोई वो नहीं कर सकते, वरना आप ही नहीं बचेंगे तो और क्या बचाएंगे लोगों को। तो जो अच्छे लोग हैं उनको रिटेन करना, और जो ऐसे लोग हैं जो वैल्यू नहीं ऐड कर रहे उनको बर्डन बना के नहीं रखना, इस सीईओ की स्मार्टनेस होती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपके रोल में है। तो ये तो सर आपने बात मैंने जनरली बता दी। आपने पोस्ट कोविड की जो बात की है, तो डेफिनेटली अभी हमारे पास क्रंच नहीं है, लेकिन अगर हमको अपने उस पर क्लैरिटी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं सर, तो एक ना ईसॉप का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। कि आप ना अपने लोगों को, लीडर्स को, जैसे आज मैं मेरी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। सिर्फ टेक्नोलॉजी के बंदे को मैं एम्प्लॉय नहीं रख सकूंगा अभी 1 लाख 2 लाख रुपए देके, तो मैं ना स्टेक दे दूं 1-2% उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। और स्टेक दे के उससे मैं डेवलप कर रहा हूँ, एंड ही विल बी अ स्टेक होल्डर। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन गो अहेड एंड वर्क इन अभी आने वाले टाइम में, बिकॉज डेफिनेटली कैश का क्रंच रहेगा आपके पास भी और उधर इन्वेस्टर्स के पास भी। तो अभी 8 महीने 9 महीने तो कहा जा रहा है कि डेफिनेटली कैश फ्लोट नहीं होंगे ज्यादा। तो अभी यही है कि अगर आप अभी रुकना नहीं चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढें, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे ना यू लाइक माइंडेड पीपल आपको मिल जाते हैं। आप देखना फाउंडर्स फाइंड को, फाउंडर्स फाइंड करने के लिए, तो वहां से आप जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे सीएमओ आप किसी को बना दो, किसी मार्केटिंग के लोग। क्योंकि एक में बड़ा नेगेटिव हो सकती है चीज, क्योंकि ये कोविड में ना बहुत सारे लोग फायर भी किए जाएंगे, बहुत सारे लोगों का स्टार्टअप बंद भी हो जाएगा। ये बड़ा मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, बट ये सच है, और सच बात बोलनी पड़ेगी हमको, क्योंकि आंख बंद करने से रात नहीं हो जाती। सो बहुत सारे लोग फ्री हो जाएंगे, तो जो भी लोग क्लैरिटी के साथ हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे लोगों को अपने टीम में लाने की। क्योंकि Yeah. बहुत सारे लोग स्टार्टअप बंद करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर 3 महीने आप सर्वाइव करने की स्ट्रेटेजी 6 महीने नहीं है, तो आप रुक ही नहीं पाएंगे। और जिनका बर्डन बहुत ज्यादा है, तो वो फ्री हो जाएंगे, और वो ढूंढ रहे होंगे क्लैरिटी वाले स्टार्टअप फाउंडर्स को जिनके साथ वो जुड़ सके। तो ये Yeah. एक अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कोविड जो है ना, वो अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है, चैलेंज तो लेके आए हैं, और हमेशा क्राइसिस में ही बड़ी चीजें होती हैं। तो एक हमारे गेस्ट आए थे सर, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हमेशा जब क्राइसिस हुआ है, सोनी जैसा ब्रांड, जब वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हो रहा था ना, जब बहुत क्राइसिस तब स्टार्ट हुआ था। और आप Yeah. 2008-9 क्राइसिस आया था ना, उस समय सारे बड़े बड़े स्टार्टअप इनिशिएट हुए थे। और आज से 5-6 साल बाद, मार्क माय वर्ड्स, आप लोग याद रखना कि जितने बड़े बड़े नामी स्टार्टअप्स होंगे इन दिनों में स्टार्ट हुए होंगे। सो इसीलिए बहुत अच्छा टाइम है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके काम करना। टीम में खूब लोग मिल जाएंगे आपको। आप कोशिश करेंगे कैसे अच्छे लोग मिल गए, तो आप एज ए सीईओ उनको इंटैक्ट रख सकते हैं, अपने साथ रख सके, और उसके लिए जरूरी है उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहें, क्लैरिटी में रहें। दैट्स इट। Thank you, Sumit. I would like to add here, based on my experience, प्लीज सर। CEO must keep his eyes always open for getting the हाँ people. Not only when he's requiring people, then start searching. Whenever he interacts anyone, he's talking to anyone, or he's attending some seminar or attending some
any place is there, he may be interactive from different purpose. But keep in mind how this person can be useful to me, how we can work together. Can this person be useful to me? Does my chemistry match with this person? So he has to keep the eyes open always. This is my suggestion. सर नहीं मैं आपकी बात को एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल। ये बहुत अच्छी बात है कि कितने बड़ी बड़ी टीम्स लिफ्ट में बनी है बिल्डिंग के। तो मैं आपको बता दूं कि naukri.com इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब जानते हैं naukri.com, राइट? naukri.com के जो सीटीओ हैं, सीटीओ यानी पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, इन्फो एज कंपनी का ओवरऑल नाम है जिसमें शादी.com ये सब कुछ है। तो उसके जो सीटीओ हैं पूरे ग्रुप के, विभोर शर्मा, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बता रहे थे कि जो सीईओ है बंदा चाय की थैली पर सिगरेट खरीदने आया था और ये भी उधर से टहलते टहलते आए थे और वहां बात हुई थी कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया है, कैन वी वर्क टुगेदर, और वहां वो जुड़े थे और उस बंदे को रखा और आज वो सीटीओ है naukri.com का। तो बहुत अच्छा मैसेज सर, ऐसे फिलर्स आप देते रहें, इट विल कंप्लीट माय कन्वर्सेशन। Thank you. Now I'm moving to the very interesting topic which each startups talk about it. Sometime back you were also talking about it. What are the various type of funding for the startups? And I'm getting a lot of messages and I'm getting a lot of questions on that. So I'm moving to that now. So yes. So what is that various type of fundings? हाँ सर, मैं सारी बता देता हूँ। सबसे पहले बिफोर आंसरिंग दिस आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले जो स्टार्टअप करने जाना तो फंडिंग को दिमाग में नहीं लाना। फंडिंग पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है फंडिंग के पीछे नहीं भागना। मैं एक इनक्यूबेटर चला रहा हूँ, इतने स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा हूँ, सर ने किया है। हमारे पास इन्वेस्टर्स अप्रोच करते हैं कि कोई अच्छा स्टार्टअप दो, मुझे इन्वेस्ट करना है। ये उनका बिजनेस मॉडल है, समझो आप। जितने भी वीसीज हैं उनको बड़े बड़े लोगों ने पैसे दिए और वीसीज की जिम्मेदारी है कि अच्छे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके उनको रिटर्न देना। वो पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तो ये पहले निकाल दो कि आपको पागलों की तरह फंडिंग के लिए, अगर आप फंडिंग के लिए भाग रहे हो ना तो आपको फंडिंग कभी नहीं मिलेगी। जितना भागोगे वो उतना ही दूर भागेगा वो। तो नंबर 1, तो जितने भी आइडिएशन स्टेज में जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जो अभी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, मैं अवेयरनेस के लिए ब्रीफ में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में गहराई में नहीं जाऊंगा। और आप लोगों को भी बोलूंगा कि आप लोग प्लीज फंडिंग मत सोचना, क्योंकि मैंने बता दिया सर को अभी कॉन्वर्सेशन में, आप लोगों से कन्वे किया कि पोस्ट कोविड एरा में कोई भी इन्वेस्टर, जो अभी 6-8 महीने तो इन्वेस्टर पैसे देंगे ही नहीं, लेकिन जो देंगे भी तो वो आपको सर्वाइव करने के लिए नहीं देंगे, वो आपको पैसे देंगे स्केल करने के लिए। तो सर्वाइव करने तक की, ब्रेक इवन तक लाने के, ब्रेक इवन बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस तक, और प्लस में अपने कंपनी को लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर उसकी स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप मत करें स्टार्टअप, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा से पैसे लेके बूट स्ट्रैप करना पड़ेगा आपको, मार्केट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आप एक सोचते हैं कि इनिशियली पैसे मिल जाएं और फिर आप ये टेस्ट करोगे तो इन्वेस्टर, पहले तो गलती से पहले भी बंद हो गया था, बट गलती से मिल भी जाता था बर्न करने के लिए, लेकिन अब बर्न करने के लिए बड़े से बड़े स्टार्टअप को पैसे नहीं मिलेंगे। दैट इज नंबर 1। तो पहले लोग सोचते थे फंडिंग फर्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी लेटर, लेकिन अब है कि प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट एंड फंडिंग बाद में। तो ये तो हो गया एक तरीका। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है कि फंडिंग करोगे तो एक तो हम लोग भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे आपको। सबसे पहले आइडिया की बात करो, प्रॉब्लम की बात करो, मार्केट की बात करो, फंडिंग की बात हम पे छोड़ दो। जिन जिन बच्चों ने हमारे साथ ही काम कर रहे थे, जिन्होंने फंडिंग की बात नहीं की, रेगुलर सिर्फ काम किया, कस्टमर लेके आए, उनकी फंडिंग हो गई और उनको भी नहीं पता था कि ये हो जाएगी। अब मैं, सर ने जो क्वेश्चन पूछा, ये मैंने मैसेज देना सर, डिस्क्लेमर था ये, वरना बच्चे ना समझते हैं कि फंडिंग हो गई तो मेरा सक्सेस हो गया। फंडिंग सक्सेस का पैरामीटर नहीं है, फंडिंग बर्डन है, यानी आपको किसी ने पैसे दे दिए तो एक बर्डन आ गया। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, फंडिंग करने के तरीके क्या है कि आप सबसे पहले ना जब भी स्टार्टअप करते हो तो एक, जब आप बूट स्ट्रैप कर लोगे, 100 कस्टमर्स के साथ काम कर लोगे और मान लो कि आपने अकाउंटिंग प्रॉपर रखी और 100 रुपए कमा के लेके आए, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए जब आप कमा के लेके आते हो तो अब आपको समझ में आ जाता है कि अगर आप कहीं से 10 लाख रुपए मिले तो ये कस्टमर्स बढ़ा के आप 100,000 कर सकते हो, 1 करोड़ कर सकते हो। ये इन्वेस्टर्स को आपके वर्किंग के स्टाइल से समझ में आ जाता है, तो आप शीट फंडिंग रेज कर सकते हो वहां पे। और जो रेज करने का तरीका होता है, क्या होता है कि जब भी आप प्री रेवेन्यू स्टेज में, अर्ली स्टेज में होते हो, तो एक वैल्यूअर होता है। वैल्यूअर, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट के बीच में बात है तो मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, एक ना वेरीफाइड वैल्यूअर्स होते हैं, वो ना वैल्यूएशन करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के। वैल्यूएशन करने के कई पैरामीटर्स होते हैं, आपके रेवेन्यू देखा जाता है, आपका मार्केट साइज देखा जाता है, आपके कस्टमर्स अब तक कितने हैं देखे जाते हैं। ये सब कुछ पैरामीटर्स करके वो वैल्यूएशन निकालते हैं आपकी कंपनी का। वो वैल्यूएशन आपके रेवेन्यू
से कोई मतलब नहीं होता उसका, कई पैरामीटर्स देख के बनता है। तो वो 1 करोड़ मान लो आपका वैल्यूएशन हुआ फॉर एग्जांपल, और आप मेरे पास आए वो वैल्यूअर का ये लेके कि हमारा 1 करोड़ का वैल्यूएशन है, एंड आई एम रेडी टू गिव यू 10 lakhs, तो आप मुझे 10 लाख 10% इक्विटी दोगे। सो मेरा इक्विटी 10% होगा आप में। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि वैल्यूएशन जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग जितने पैसे आएंगे। अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप कितने पैसे लोगे। तो बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। आप अगर ज्यादा स्टेक दे दिया तो प्रॉब्लम होगी। तो ये मैं आगे बात करूंगा इस बारे में। तो कितना स्टेक अभी बर्न करना है, कितना बाद में बर्न करना है, ये स्ट्रैटेजी पूरी फाउंडर्स की होती है, जो ऑफ कोर्स हम लोग उसमें सपोर्ट करते हैं बीइंग एन इंक्यूबेशन, कि लीगल एस्पेक्ट है हमारे सीएस के साथ, हमारे वैल्यूअर के साथ बैठ के, कि आने वाले टाइम में कितना हमको बचा के रखना है, कितना इतने के इतने वैल्यूएशन पे इतना ही करेंगे, फिर वैल्यूएशन बढ़ जाएगा तो इतना करेंगे। ये थोड़ा सा है। ये मैं बड़ा ब्रीफ में अभी बता रहा हूँ बच्चों आपको, क्योंकि ये एक लंबा एक अलग से सेशन है फंडिंग का। बट मैं ये सब बताने के साथ-साथ ही आपको ये ज़रूर बता दूँ, क्योंकि अभी आप लोग पहले शीट फंडिंग ही उठाओगे, फिर फर्स्ट राउंड में जाओगे, उसमें जाओगे। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, बट ये तरीका सबसे ज़रूरी ये है कि पहले आप बूटस्ट्रैप करें, कस्टमर लेके आएँ, और फिर आप फंडिंग आपके पास खुद ही आ जाएगी। अब जब आपके पास 100 कस्टमर्स हो जाए ना, आप हमें बता देना, हम आपकी पिचिंग करा देंगे वहीं बैठे-बैठे, और अगर समझदारी होगी तो आपको फंडिंग हो जाएगी। बट फंडिंग फंडिंग करके शुरू मत करना, कि फंडिंग होगी तो बिज़नेस होगा, वो कभी नहीं होगा। तो सर मैं अभी इस पे ब्रीफ ही रखूंगा फंडिंग पे तो। ओके ओके। आपने सर एक पॉइंट अभी वर्ड बोला, ब्रेक इवन पॉइंट, एंड पल्लवी वांट टू नो सर व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, एंड डज इट इम्पोर्टेंट टू दिस टू बी एडेड इन द पिच डेक? देखो पिच डेक तो एक चीज होती है जहाँ पे ऑफ कोर्स जैसा मैंने बोला कि एक टाइम आएगा जब आपको, तो देखो क्या होता है कि मैंने हमेशा बोला कि जब आप फाउंडर हो, पल्लवी, इफ दिस इज योर क्वेश्चन आई एम आंसरिंग टू यू, अगर ये आपका अ, अगर आप फाउंडर हैं, सीईओ, तो मैंने बोला आपको क्लैरिटी होना आपको बहुत ज़रूरी है, राइट? आप मेरे से आके कहते हो, सपोज़ मैं इन्वेस्टर हूँ, आप मेरे से आके कह रहे हो कि सर मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं ऐसे-ऐसे बिज़नेस करूँगी और ऐसे-ऐसे कंपनी प्रॉफ़िट कमाएगी, राइट? सो आप मुझे बताओगे ना कि 3 साल में कंपनी प्रॉफ़िट में आने वाली है, 4 साल में आने वाली है, इसको पेबैक पीरियड बोलते हैं, राइट? जब आप, और ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफ़िट नो लॉस, यानी जो इन्वेस्टमेंट लगा है वो आ रहा है और हम ज़ीरो पे आ गए, अब प्लस में जाने वाले हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पे ज़ीरो पे आ गया होता है मामला, जब हम नेगेटिव पे नहीं होते उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। तो वो तो आपको मुझे हमें बताना ही पड़ेगा कि वो कितना होगा। अब आप मुझसे बोलोगे कि आप 1 करोड़ रुपए लगा दो और 10 साल बाद मैं ब्रेक इवन पे आऊँगी, तो मैं नहीं लगाऊँगा। तो मेरा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन होगा कि कब प्रॉफिट में कंपनी आ जाएगी? तो आप मुझे 3 साल, 3 से 5 साल का लॉकिंग पीरियड रिकमेंडेड होता है सर फंडिंग वाले एस्पेक्ट से। 3 से 5 साल का आपके पास होता है कि वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, वो 3 से 5 साल आप मान के चलो, तो आपकी स्मार्टनेस ये होनी चाहिए। तो डेफिनिटली पल्लवी, जब आप हमको पिच कर रहे होगे, जब इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे होगे, तो यू विल हैव टू टेल अस कि कंपनी इतने पैसे आप हमसे माँग रही हो, तो प्रॉफिट में कब ले आओगी? क्योंकि हम कोई आपको फंडिंग देके कोई चैरिटी नहीं कर रहे होंगे। हम फंडिंग दे रहे हैं आपसे कमाने के लिए। तो हमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है पैसे लगाने से पहले, ₹5 भी देने से पहले, कि ये ₹5 को 10 कब बनने वाला है ये। और वो क्लैरिटी आप दोगे, और वो क्लैरिटी सिर्फ़ बोलने से नहीं होगा। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास्ट के वर्क होंगे और आगे की स्ट्रैटेजी होगी। तो 3 साल का पूरा, अगर 3 साल बोल रहे हो तो पूरा वर्किंग प्लान चाहिए होगा। तो ये ब्रेक इवन सिर्फ मुँह से बताना कि 3 साल होगा विल नॉट वर्क, उसके साथ सपोर्टिंग चीज़ें होनी चाहिए। आपका पास्ट में कैसे काम किया आपने, और फ्यूचर में कितने लोग हायर करोगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कौन-कौन से मार्केट में काम करोगे, आज देहरादून में काम करोगे, फिर आप जाके आप इधर दिल्ली में काम करना शुरू करोगे, मुंबई में ऐसे स्केल करोगे। तो ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। येस, you will have to tell investors that when your company is going to be in profit, it may be 3 years, 4 years, but you have to tell very clear and you have to fight to achieve that. और उसपे फिर सब लोग सपोर्ट करते हैं एक बार कन्विंस हो जाते हैं तो। Yeah, very right. Very right decided, Sumajji. That's we need to do a lot before going for funding. Now, again, another question is coming from funding. Our student, Mr. Ravi, is asking, what type of startup get crowd funding? सो सर क्राउड फंडिंग जो चीज़ होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनके लिए क्राउड फंडिंग थोड़ा आसान होता है। या जो कोई टेक्नोलॉजी मैसिव लेवल पे आप बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो खैर वो बड़ी-बड़ी कंपनी जो होती है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग तो आईपीओ पे चले जाते हैं। आईपीओ इज़ नथिंग बट अ क्राउड फंडिंग इन अ वे, राइट? बट जैसे सर हमारे पार्टनर हैं, आपके ही फ्रेंड हैं सुशील शर्मा जी। सो Yeah, हमारा एक स्टार्टअप है सोल क्राफ्ट, जिसमें हमारा स्टेक भी है। तो सोल क्राफ्ट क्या करता है कि जो यूज्ड डेनिम होते हैं ना,
यूज डेनिम से वो लैपटॉप के बैग्स और ये सब बनाते हैं। और उसमें क्या बहुत वो जो लोग काम कर रहे होते हैं वो गांव के लोग होते हैं, राइट, जो अनपढ़ लोग हैं उनकी जीविका का साधन बनता है। तो इट इज नथिंग बट सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप। तो उसके लिए जब हमने क्राउड फंडिंग की तो फटाफट हमको पैसे मिले, लोगों ने दिए, बिकॉज ऑफ कोर्स आप कनेक्ट करते हो उस चीज से कि ये मॉडल है, बट वो मॉडल बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। तो मुझे जो एक्सपीरियंस रहा है सर, इसमें और कोई लोग आएंगे आगे तो ऐड वैल्यू करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप्स को क्राउड फंडिंग बहुत आसानी से मिलती है, और उनको फंडिंग भी आसानी से मिलती है, क्योंकि वो कमा भी रहे होते हैं और सोसाइटी को दोनों तरफ से, कस्टमर वाले साइड ये से भी भी और है। इधर जो काम कर रहे होते हैं दोनों साइड से सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आपका एक स्टार्टअप सर मणिपाल में माला वाला करके था, ही वाज या हैविंग अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, राइट। सो या उसमें तो हम लोग फंडिंग करने के लिए तैयार थे, बट वही लीगल एस्पेक्ट में उसके ग्लिच था जिसकी वजह से हमने मना कर दिया एब्सोल्युटली था। राइट। या बट ही वाज डूइंग ग्रेट, सो उसके लिए क्राउड फंडिंग वगैरह सारा हमको पता था क्या करना है, बट ही वाज हैविंग प्रॉब्लम फाउंडर्स एंड एवरीथिंग, सो व्हाटएवर। There are a lot of questions on the funding, but I'm taking the last question from Ms. Chetna, which is very interesting, I find. Otherwise, there are a lot of questions are coming on funding. So if we start देखो talking देखो about the वही funding, मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि व्हाई पीपल आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन ऑन फंडिंग, बिकॉज़ उनके दिमाग में बैठा है कि फंडिंग मतलब सक्सेस। और पता है ये मीडिया वालों ने काम खराब किया है, योर स्टोरी और ये उन्होंने। yeah, अच्छा सर, एक चीज मैं इंटरप्ट कर तो ऐड कर दूं, ये मीडिया की बात याद है, एक बात ध्यान से समझे आप लोग, जो लीगल में बात करें हम लोग आगे, हो सकता है क्वेश्चन सर पूछे तो मैं जवाब दूं कि क्या होता है कि आप मीडिया में सुनते हो ना, इस कंपनी ने इतना फंडिंग किया, इस वेंचर कैपिटल ने इतना फंड किया, ये खूब न्यूज में आता है कि इसने 10 लाख की फंडिंग हुई, 10 करोड़ की फंडिंग की। आपको पता है 40% 30% तो फंडिंग अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं होता। उसका रीजन है, oh, जब आप स्टेज पे खड़े होकर पिच कर रहे होते हो, उस टाइम में क्या होता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वो बड़ी बड़ी बातों में आप सपना इन्वेस्टर को दिखाते हैं, इन्वेस्टर को चीज पसंद आ जाती है, आप बहुत स्मार्ट होते हैं ऑफ कोर्स, तो हम कह देते हैं कि यस मैं फंडिंग करूंगा। उसके बाद मीडिया वाले वहीं तो बैठे होते हैं, पेपर में आ जाता है वो, और सब जगह कवर हो जाता है, इन्होंने ब्रांडिंग कर ली, उनकी ब्रांडिंग हो गई। अब शुरू होता है, लीगल टीम ड्यू डिलिजेंस करना शुरू करती है कि भाई yeah, जो very right. आपने बोला था वो सच में वैसा वैसा है क्या, अकाउंट स्टेटमेंट, टीम, सैलरी कितनी दी है, कितना टीडीएस काटा, सब कुछ। तो पता चलता है ये बंदे ने जो बोला है वो सब तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो आपका फंडिंग फिर कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए मीडिया किसी चीज में मीडिया पे ना जाए आप, जो प्रैक्टिकली जो इस गेम में है वो सच्चाई जानते हैं। तो इसीलिए फंडिंग को लेकर सर आप क्वेश्चन क्या था प्लीज पूछें, ये बच्ची जो क्वेश्चन पूछ रही थी। That's a very interesting question now. I जी find generally startups don't ask this question, but it's a जी very जी unique question which Chetna has asked. जी। Uh, what precaution startups should take while he's taking the funding? So what precaution they चेतना should take? चेतना है ना जिन्होंने पूछा है। Yeah, चेतना, सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं बहुत पॉजिटिवली लूंगा, ये क्वेश्चन बहुत मेच्योर क्वेश्चन है, और आई रियली अप्रिशिएट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि लोग पूछें कि प्रिकॉशन क्या लेना होता है। सो देखो, सबसे पहली बात है, जब आप फंडिंग लेने के लिए जाते हो ना, तो आपको पता नहीं होता, पहली बार फंडिंग लेने जाते हो, और वो जो बंदा जो फंडिंग देने वाला होता है वो पूरा प्लेयर होता है इस गेम का, राइट। उसको पता होता है कैसे आपको क्लच में रखना है, कैसे नेगोशिएट करना है। तो दो तीन कई एग्जांपल्स इसके मैं दे सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊं कि सबसे पहली बात है कि वो जो अपना इक्विटी कितना देना है, वो आपको एक्सपर्ट्स की राय, अपने मेंटर्स की राय लेके रखना पड़ेगा कि अभी मुझे कितना बर्न करना है, जो मैंने लास्ट के क्वेश्चन में बताया। सबसे पहली चीज तो ये कि सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आज मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने आ रहा हूँ, और आपको भी पैसे की बहुत जरूरत है स्टार्टअप में, और आज आप मेरे पास आते हैं, और आप ऑब्वियसली चूंकि आपने नया नया स्टार्ट किया, थोड़े बहुत कस्टमर, तो वैल्यूएशन कम ही होगी आपकी, तो मैं आपको 10-15 लाख रुपए दूंगा, और मैं बोलूंगा कि मुझे 30% दे दो। अब तुम्हें लगा कि फंडिंग हो रही है और पैसे तो मिल ही रहे हैं, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, 10-15 लाख ही मिल रहे हैं। तो एक तो अगर ऐसी बात 10-15 लाख में खुश हो रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हें विजन है नहीं। स्टार्टअप में मतलब 100-200 करोड़ से कम सोचना नहीं है आपको, कम से कम सोचना तो है 100-200 करोड़। तो पॉइंट ये है कि अब मैं आपने मुझे 30% दे दिया, जैसे ही आप मुझे 30% दे दोगे, जब नेक्स्ट राउंड की फंडिंग की बात आएगी ना, जब वैल्यूएशन बड़ा हो गया होगा आपका, तो दूसरा वाला जो इन्वेस्टर होगा ना, जो आने वाला होगा, वो ये देख के कि किसी ऑलरेडी इन्वेस्टर को आपने 30% दे रखा है, वो नहीं आना चाहेगा। तो ये नंबर वन। तो ये प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है कि इनिशियली आप उतना ही पैसा लो जितना रिक्वायर्ड है, और मिनिमम से मिनिमम दो। दूसरा क्या है, एक गलती हो जाती है, आप लोग फंडिंग लेने के लिए जब जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि देखो, फंडिंग के लिए जरूरी है कि कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड हो, राइट, तभी आप शेयर इशू कर पाएंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जब आप अकेले अकेले काम कर रहे होते हैं,
एक होता है एक पार्टनरशिप होती है फर्म, एक होता है लिमिटेड LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। सो तो जब भी आप फंडिंग के लिए जाते हैं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाना ही पड़ता है, देन ओनली यू कैन इश्यू शेयर, अदरवाइज यू कांट इश्यू शेयर। तो अब जब आप प्राइवेट लिमिटेड बनाने जाते हो तो कई बार क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ डायरेक्टर बना देते हैं और 50-50% का शेयर लेते हैं। वाइफ होम मेकर होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये बात समझ लें आप लोग, आप भाई बहन बन गए, पापा को आपने बना लिया। तो आप ध्यान रखना कि कभी भी फंडिंग के लिए जब आप जाते हैं ना, अगर आपने ये स्ट्रक्चर रखा हुआ है तो फंडिंग कभी नहीं होगी। इसका रीजन है, हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लेता हूं मैं। हस्बैंड है, ये बेचारे काम करते हैं, वाइफ है 50% स्टेक होल्डर है बट काम बिल्कुल नहीं करते, यानी मैं इन्वेस्टर का पैसा बिना बात के 2 लोगों में बटेगा। एसेट तो क्रिएट हो रहा है 50-50 में ना, तो ये तो काम भी नहीं कर रही है और बट रहा है। तो एक हमारे स्टार्टअप का फंडिंग होना इसीलिए नहीं हुआ, और इसी से हमने सीखा। ये भी बता दूं मैं कि उनकी फंडिंग रुकी इसलिए लास्ट मोमेंट में जाके कि उनकी वाइफ का 50% उसमें शेयर था। तो बाद में 1% भी आप शेयर देके प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, 1% 2% से ज्यादा नहीं देना है किसी को जो काम नहीं कर रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक्टिव हैं, मैं रिलेशन की बात नहीं कर रहा, अगर दोनों एक्टिव है, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ मिलकर चला रहे हैं कंपनीज को, तो 50-50% इज फाइन, दोनों एक्टिवली काम कर रहे हैं तो। लेकिन एक अगर सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर है, ही और शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो 50% नहीं होना चाहिए, फिर बहुत माइनर होना चाहिए। तो ये कई छोटी छोटी बातें हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि एग्जिट पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे मैं फंडिंग करने जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें आज ही फंडिंग की मैंने और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ना परसों शेयर बेचना है, आप मुझे मेरे पैसे वापस दो, तो फिर क्या करोगे, आप तो पैसे खर्च कर चुके हो। तो एक लॉकिंग पीरियड होता है कि इतने इस सालों तक वो पूरा एग्रीमेंट बनता है उसके लिए, इसमें सारी चीजें लिखी होती है। वो सर से मैं शेयर करूंगा, आप लोगों को डेमो दिखा देंगे वहाँ पे, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं एक डेमो, डेफिनेटली सर इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये अवेयरनेस बच्चों में Yeah, चाहिए। तो मैं आपसे ना एक डेमो शेयर करूंगा, इन लोगों को आप इंटरनली दिखा लेना, जो अपने बच्चे यहाँ पे। sure. तो मेरा पॉइंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं करोगे समय से पहले, हमसे पूछे बिना, हमारे बोर्ड के डिस्कशन के बिना। 3 साल के पहले इसको छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, ये सारी बातें लिखी होती है। और मतलब एक एक बात उसमें मेंशन होता है और कुछ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वरना अब इसी में क्या होता है कि जैसे हम यंग होते हैं ना, मेरे साथ भी हुआ ऐसा, यंग होते हैं तो जैसे ही पैसे दिखता है ना, जैसे उमेश सर, मैं यंग उमेश सर ने बोला कि तेरा अच्छा काम कर रहा है तू, 5 लाख रुपए मेरे से ले ले। 5 लाख, और कोई मुझे पैसे देने को तैयार है, मैंने ले लिया, इनको 50% दे दिया, क्योंकि उसमें 5 लाख मुझे बड़ा बड़ा दिख रहा था। और बाद में वो वही फांस बन गया मेरे गले का, और इनसे भी रिलेशन बाद में होगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखना कि कई छोटी छोटी बातें हैं, और ऑब्वियसली इसके लिए एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे, बट जितना ब्रीफ में इतना ही आंसर दे पाऊंगा इतने टाइम में, तो कि बहुत छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखनी होती है अपने को, और डिटेल में सर आप लोगों को बताएंगे वहां पे जब शेयर होल्डर अग्रीमेंट दिखाएंगे तब। सुमित जी, आपने छोटी छोटी बातें, बहुत काम की बातें बताई हैं। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टार्टअप्स, क्योंकि आई कैन सी दैट टाइम इज ओनली 6 minutes are left and I'm getting a lot of questions, so I will जी be able to take a very few questions now. जी। I Our one of the faculty, very sincere faculty, he's supporting us a lot, Mr. ओके Neeraj Sethia. He's ओके। want to know what are the general legal requirements for a startup in general. I know it is very detailed one, but in general, what are the requirements? सर सबसे पहले आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये भी अवेयर होना बहुत जरूरी है, वरना बाद में बच्चे फंस जाते हैं इसमें। देखिए सबसे पहली बात ये है कि पहले दिन से लीगल रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं, और सर ने भी बहुत अच्छा बोला कि बहुत गहराई में जा सकते हैं इसमें, लेकिन ऊपर ऊपर की बात जो बच्चों के लिए, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जरूरी है। देखो क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो बिजनेस ना, सबसे पहले दिन लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आपका पार्टनर फाउंडर बनने वाला है ना, उसका पहले दिन लिखित में कुछ कर लो, चाहे ईमेल एक्सचेंज भी कर लो, किस टर्म्स एंड कंडीशन पर तुम दोनों दोस्त जुड़ रहे हो। वरना बाद में एक बंदा तो बहुत सीरियस होता है, एक सीरियस नहीं होता। तो एक तो दोनों के जुड़ने का, और एक दोनों की एग्जिट पॉलिसी, यानी निकलेगा इंसान तो कैसे निकलेगा। जैसे जयपुर में एक कॉलेज है, पूर्णिमा कॉलेज है सर, पूर्णिमा ग्रुप जो है। सो उसके जो मालिक हैं वो 4 पार्टनर से मिलके आयोजन पहले स्टार्ट किया, आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट। अब 4 फाउंडर ने मिलकर स्टार्ट किया, तो पहले दिन उन्होंने, सब खास दोस्त थे, लेकिन पहले दिन उन्होंने कागज पे लिखा कि अगर बीच में कोई भी छोड़ के जाएगा ना, तो उसमें इसमें से कुछ भी वो क्लेम नहीं करेगा और कुछ नहीं मिलेगा उसको। पहले दिन क्लियर है। अब जिसको जब जाना है चले जाए। पता चला कि फिर लीगल कोर्ट में जा रहे हैं हम और बिजनेस गया चौपट हो गया, और ऐसे कई बिजनेसेस खराब हुए हैं हमारे। कई अच्छे अच्छे स्टार्टअप के फाउंडर आपस में लड़ाई लड़के उनका काम खराब हुआ है। तो ये सबसे बेसिक, और मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, लेकिन सबसे बेसिक ये है, आप लोग जब भी 2 दोस्त बैठे बैठे जो कैंटीन में बैठे बैठे प्लान कर लेते हैं ना कि स्टार्टअप करते हैं, तो एक बंदा सच में सीरियस होता है और दूसरा वाला क्योंकि उसको इंप्रेस करना होता है,
तो इसलिए वो साथ में फाउंडर बन जाता है, को फाउंडर बन जाता है। अब बाद में जो जो सीरियस नहीं होता, उसकी जॉब लग जाती है कहीं, तो वो छोड़ के चला जाता है। तो फिर वो कहता है भाई मैंने इतने पैसे लगाए थे, भाई मैं यहाँ आ गया था, और फिर आपके रिलेशन भी खराब होता है और स्टार्टअप भी खराब होता है। तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि जब भी आप किसी के साथ भी जुड़े, किसी के साथ फाउंडर के साथ जुड़े, तो पहले आपकी एग्जिट पॉलिसी उसकी, और आप किस टर्म्स एंड कंडीशन पे जुड़ेंगे, कितनी पार्टनरशिप होगी, ये पहले दिन ईमेल पे भी एक्सचेंज होना चाहिए। देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट। सेकंड, जो भी एम्प्लॉय आपका काम करने आता है और जो भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जो आपसे नेक टू नेक काम करेंगे आपके साथ, उनसे सारी चीज आप छुपा के तो रख नहीं सकते। तो एक चीज बोलते हैं एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये साइन कराना हम रह जाता है हमारा। ये जरूर 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 साइन कराएं। आप देखने में एक पेपर का टुकड़ा लगता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आप जरूर साइन कराएं। और आप स्टार्टअप इंडिया की साइट पे जाएंगे, हम लोग भी अपलोड कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, वहां भी मिल जाएगा आपको। स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट की साइट है, उस पर सारे फॉर्मेट हैं। तो बच्चे जो भी सिंसियर सुन रहे होंगे, और सर आप जो क्वेश्चन पूछा है सेठिया सर ने, आप लोग चूंकि आप इन्वेस्टमेंट सेल में भी हैं, तो वहां से सारे डॉक्यूमेंट डाउन करके इनके साथ इनको दिखाएं। तो एनडीए का ये है, तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना ही पड़ेगा बिफोर गेटिंग इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो छोटी छोटी बातें होगी। तीसरा एक रिक्वायरमेंट क्या होती है जो बाद में फंडिंग के बहुत इंपैक्ट करती है सर, आपके मणिपाल में भी मैं एक दो स्टार्टअप से ऐसे मिला, और बाहर भी मिला। उन्होंने जब फंडिंग की 3 साल से वो काम कर रहे थे और हमारे सामने पिच कर रहे थे वो, और उन्होंने बोला कि उन्होंने 30 लाख का बिजनेस किया है इस साल, पिछले साल किया था 28 लाख का, उसके पिछले साल किया था 20 लाख का। तो हमने पूछा कि बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे ग्रो कर रहे हो तो तुम्हारा बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। तो हमने कहा कि सो कैसे किया है तुम, बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल आपने कैसे ट्रांजेक्शन किया है? तो बोला कि मैंने कैश में किया है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, तुमने कैश में किया है ना, तो मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने 30 लाख किया, तुम सच साबित करके दिखाओ। अब मैं जानता भी हूँ, मैं मानता भी उस बंदे ने किया होगा, लेकिन उससे मेरा कुछ नहीं होता, उसके आत्मा में क्या चल रहा है मुझे तो डॉक्यूमेंट पे चाहिए, जब मैं अपने इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो पहले दिन से जो हमारे स्टार्टअप, जो स्टूडेंट स्टार्टअप भी, यंग स्टार्टअप, स्टूडेंट्स के साथ तो हम अभी कम ही काम करते हैं, तो जो यंग स्टार्टअप भी काम करते हैं लेवल 0 पे हैं, उनको बोलते हैं कि तुम अच्छी फैमिली से होगे, तुम अपने पापा मम्मी के पैसे से यूएस घूमने जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर स्टार्टअप के नाम पे तुम अगर कैब करके भी आए हो ना, ओला और 200 रुपए भी है ना, तो वो अकाउंटिंग उसकी होनी चाहिए। और जो भी ट्रांजेक्शन होगा कैश में आया तो पहले बैंक अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में जमा होगा, और उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। तब जाके चाहे वो 10 रुपए भी उसकी अकाउंटिंग करोगे ना, तो 3 साल के बाद जब आप बोलोगे ना कुछ भी, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। तो ये जो पहले दिन से बैंक ट्रांजेक्शन का आपका प्रॉपर अकाउंटिंग होना एक इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। अब एक और चीज ऐड कर दूं, बहुत जल्दी से, बहुत लंबा इस पे सेशन ही है, बट बहुत जल्दी ऐड कर दूं कि आप किस डोमेन में काम कर रहे हो। जैसे हमारा एक स्टार्टअप है जो फूड डिलीवरी में काम करता है, एक है जो डॉग फूड्स के लिए काम करते हैं, जो खाने वाली चीजें, उसमें एफएसएसआई होता है, उसका रोल आ जाता है। उससे सर्टिफिकेशन लिए बिना अगर बेचने लगे तो बहुत डिजास्टर होगा बाद में जाके, स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा आपको। फिर आपको, आप जो कंटेंट लिख रहे हो अपने कि इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम, उसका लैब टेस्ट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो ये बहुत सारे लीगल चीजें हैं, वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है आपके। सो मेरा कहना ये है कि ये जब भी आप स्टार्टअप करने जाएंगे ना, तो हम जैसे लोग, सर जैसे लोग और जो लोग हैं, उनसे चर्चा कर लें कि सर इस तरह का मेरा स्टार्टअप है, लीगल क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट करना है मुझे, वो लोग आपको बता देंगे। इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। वो सब किए बिना, बारीक छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं, आगे मत बढ़ना, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत पेन होगा आपको जब आगे ये चीज डिजास्टर्स बीच में आएंगे तो। Sumiji, I have got only few seconds. Now it is, I have no time, but there are a lot of questions. So last question I'm coming to, role of incubator. Does incubator, you have to reply in very brief. Does incubator guarantee funds? Does incubator support in legal requirement? Does incubator support startup in maintaining ethical practices? Or does incubator support startup in making the business plan? Or whatever support incubator provide? Please quickly in less than 1 minute. बहुत क्विकली देता हूँ सर। जैसा मैंने बोला कि इंक्यूबेटर का काम होता है आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन टू फंडिंग तक आपको सपोर्ट देना। कोई भी दुनिया में, फाउंडर्स ध्यान से सुन ले, कोई भी दुनिया में आपके स्टार्टअप के आइडिया को सुन के गारंटी देता है कि फंडिंग हो जाएगी, तो वो झूठ बोल रहा है, उसके पास जाए ही मत आप। फंडिंग की गारंटी इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, इंक्यूबेटर्स भी नहीं दे सकते, बट इंक्यूबेटर्स का काम वो हर कुछ प्रोवाइड करना है आपको जो रिक्वायर्ड है आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए। यानी कि आपको लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल, अगर मैं स्टार्टअप चौपाल की बात करूं तो लीगल की बात करें, सीए, सीएस, पेटेंट वाले सब पार्टनर्स है मेरे, वहीं प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आपको। आपको इन्वेस्टर को पिच करना है, जिस फील्ड में चाहते हो इन्वेस्टर के साथ हमारी पिचिंग हो जाएगी। व्हाट आई एम सेइंग, पिचिंग हो जाएगी। जो रिक्वायर्ड चीज होगी, पिचिंग को रेडी करने में जो चीज चाहिए वो मिलेगा आपको। मिला जुला के ये है कि आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है, व्हाट एवर, ये जिम्मेदारी है
इंक्यूबेटर की देने की, और वो देते हैं जो सही ढंग के इंक्यूबेटर्स हैं, लेकिन कोई सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो सब आपके हाथ में है बीइंग अ फाउंडर। तो जो इंक्यूबेटर्स हैं, दे आर जस्ट अ रिसोर्स, यू हैव टू यूटिलाइज दैट। आप कितना इफेक्टिवली, कितना स्मार्टली उनको यूटिलाइज कर पाते हैं, कितना परस्यू कर पाते हैं, सुमित श्रीवास्तव से कितनी बात कर पाते हैं, कितने लोग आप में से बात करने के बाद लिंक्डइन पे मुझे अप्रोच करते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, और आप मेरे से कनेक्ट करते हैं, 1-to-1 में अपने आइडिया डिस्कस करते हैं, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अब ज्ञान देना तो हमारे पास इतना कंटेंट है सर के पास भी कि हम दिन भर बोलते रह जाएंगे, बट उसमें अपने मतलब की कितनी बात आपने निकाल ली, उसको इंप्लीमेंट कर दिया, वो आपके हाथ में है। तो गारंटी कोई नहीं है, सपोर्ट सारा है, और हर इंक्यूबेटर पूरा सपोर्ट देने के लिए रेडी है आपको, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट से लेके मेंटर इन्वेस्टर सब कुछ। बस ये है कि गारंटी कोई नहीं है। तो फंडिंग हमने कई फंडिंग कराई, कई लोगों की फंडिंग नहीं हुई, तो जिनकी नहीं हुई, तो फाउंडर्स के लिए है कि आपके सक्सेस के भी जिम्मेदार आप हैं और आपके फेलियर के भी जिम्मेदार आप हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। दिस इज माय आंसर फॉर नाउ Thank सर। you very, thank you very much, Sumitji. That's, in fact, we want to talk a lot, and we Yes. want that this will be useful to all those our students and faculty. But okay, time is less and time is over. So thank you very आई much थिंक for being with us. सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा सर, जो भी क्वेश्चन आपने पूछे, आपने सब कुछ टच कर लिया, ये आपके स्मार्टनेस है, और जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे, सो आई एम रियली एंजॉयिंग, आई रियली एंजॉयड दिस एंटायर सेशन, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि इट वाज हेल्पफुल फॉर द व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं। Yeah. I suggest that anybody is more interested or some questions, some webinars, please follow Startup Chopal, Sanjay Srivastava, and CIES on LinkedIn, on Facebook, and Twitter. We are coming up various such seminars which will be useful to to you. So please follow us. Please follow Sumit Srivastava, and he's our partner. So he will definitely tagging it, and he will get a lot of information. And follow CIS. ये चीज मैं जल्दी से ऐड कर दूं सर, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, फिर मैं अपनी बात पूरी तरह खत्म कर दूंगा। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू, और दूसरा मैं बोल दूं कि सैटरडे को 7 बजे शाम को एक मैं जूम पे सेशन करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि पोस्ट कोविड एरा में कैसे अपने आप को तैयार करना है। तो स्टार्टअप चौपाल के पेज पे आप जाएंगे तो वो इवेंट है, जो भी सिलेक्टेड लोग होंगे, आई विल बी सेंडिंग द लिंक, और वो हम सब स्क्रीन पे होंगे। सो अगर कोई भी इंटरेस्ट है, 4-5 लोग हो तो डेफिनेटली आ सकते हैं। सो दिस वाज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन सर। नाउ आई एम डन, Thank थैंक you. यू सो मच एवरीवन, यू So, प्लीज कैरी ऑन। thank you so much. And I also want to give thanks to Mr. Puneet Datta, COO of AIC MUJ, and Ms. Nidhi, Incubation Manager, AIC JKLU. Just on my phone call, they agreed to partner with us. And I want to thanks to my IT team and my student team. Those have worked day and night to make this successful. And in the last, again, thank you very much, Sumit, on behalf of all the viewers. Thank you. Thank you very much. Always on your service, sir. Always on your service. आप तो I am always there for you. So thank you so much for having me today. Thank you. Thank you.